अगर ऐसी ही डरावनी हिंदी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। रांची शहर की ठंडी हवा उस शाम कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की धुंध सड़कों के ऊपर तैर रही थी और आसमान में बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रांची रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इसी भीड़ के बीच एक लड़का अपने कंधे पर बैग टांगे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहा था। उसका नाम था सुराज। करीब 2 साल बाद वो मुंबई से अपने शहर रांची वापस आया था। मुंबई में काम करते करते उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। वहां की तेज जिंदगी, रात की पार्टियां, शराब और दोस्तों के साथ मौज मस्ती अब उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन रांची उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उसकी यादों का शहर था। यहां उसके 3 सबसे पुराने दोस्त रहते थे, राहुल, अंकित और मुकेश। ये चारों बचपन से साथ थे। उन्होंने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, एक ही मैदान में क्रिकेट खेला था और एक ही नदी में तैरना सीखा था। लेकिन वक्त के साथ सबकी जिंदगी अलग हो गई। सुराज नौकरी के लिए मुंबई चला गया, बाकी तीनों रांची में ही रह गए। जैसे ही सुराज स्टेशन से बाहर निकला, उसने अपनी जेब से फोन निकाला और राहुल को कॉल किया। फोन बजते ही उधर से उत्साह भरी आवाज आई, अबे सुराज, पहुंच गया क्या? सुराज हंस पड़ा, हाँ भाई, अभी स्टेशन से ही निकल रहा हूं। राहुल ने तुरंत कहा, तू वही रुक, हम लोग 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। फोन कटते ही सुराज मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसके दोस्त उससे मिलने के लिए कितने उत्साहित होंगे। करीब 10 मिनट बाद एक पुरानी बाइक स्टेशन के बाहर आकर रुकी। बाइक से 2 लड़के उतरे। पहला था राहुल, लंबा, मजबूत शरीर और हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ। दूसरा था मुकेश, थोड़ा मोटा, गोल चेहरा और आंखों में हमेशा शरारत। दोनों ने जैसे ही सुराज को देखा, जोर से चिल्लाए, अबे मुंबई वाले। सुराज हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ा। अगले ही पल तीनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मुकेश ने सुराज को पीछे हटाते हुए कहा, साला 2 साल बाद याद आए हमें? सुराज हंस पड़ा, अरे काम में फंसा था यार, लेकिन अब पूरा महीना यही हूं। राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर तो इस बार रांची में तूफान मचेगा। तीनों जोर से हंस पड़े। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, हाय सुराज। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो अंकित था। अंकित हमेशा की तरह शांत और थोड़ा शर्मीला था। वो धीरे धीरे उनके पास आया और मुस्कुराया। सुराज ने उसे भी गले लगा लिया। चारों दोस्त इतने समय बाद फिर से साथ खड़े थे और उस पल उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने पीछे मुड़कर फिर से बचपन लौटा दिया हो। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वे मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। अगले दिन, अगली शाम चारों दोस्त रांची के एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे। टेबल पर बियर की बोतलें रखी थी और चारों जोर जोर से हंस रहे थे। मुकेश बोला, अबे सुराज, मुंबई की लड़कियां सच में इतनी सुंदर होती है क्या? सुराज ने बियर का घूंट लिया और मुस्कुराया, तुम लोगों को दिखाऊंगा कभी, पहले तुम लोग वहां आओ तो सही। राहुल अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, वैसे सुराज, एक जगह है जहां हम कभी नहीं गए। सुराज ने उत्सुकता से पूछा, कहा? राहुल थोड़ा झुककर बोला, रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर एक बहुत घना जंगल है। मुकेश तुरंत बोल पड़ा, हां, वही जहां लोग कहते हैं कि अजीब अजीब चीजें दिखती है। सुराज हंस पड़ा, अरे भूत प्रेत वाली बातें। राहुल मुस्कुराया, भूत हो या न हो, लेकिन वहां एक चीज जरूर मिलती है। सुराज ने पूछा, क्या? राहुल धीरे से बोला, वहां की देसी शराब। मुकेश ने तुरंत कहा, भाई, कहते हैं उसकी एक घूंट पी लो तो जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलते। सुराज की आंखें चमक उठीं। सच में? राहुल ने सिर हिलाया, हां, लेकिन वो शराब सिर्फ जंगल के अंदर एक छोटे से गांव में मिलती है। सुराज ने तुरंत टेबल पर हाथ मारा, तो फिर चलो। मुकेश हंस पड़ा, कहां? सुराज बोला, उसी जंगल में। राहुल ने उसे गौर से देखा, तुझे पता है लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं? सुराज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई,
मुंबई में इससे खतरनाक जगह देखी है मैंने। चारों दोस्तों की आंखों में अब एडवेंचर की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक मजेदार ट्रिप होगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जंगल में जाने का वे प्लान बना रहे हैं, वहां एक रक्त प्यासा साया उनका इंतजार कर रहा था। और उस साये की कहानी 30 साल पुरानी थी। अगली सुबह रांची का मौसम साफ था, लेकिन हवा में हल्की ठंडक थी। अक्टूबर का महीना था और शहर अभी अभी नींद से जाग रहा था। सड़क पर चाय की दुकानों से उठती भाप, अखबार बांटते लड़के और दूर दूर तक फैलती हल्की धूप, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस सुबह 4 दोस्तों के लिए दिन सामान्य नहीं था। करीब सुबह 9 बजे राहुल अपनी पुरानी सफेद बोलेरो लेकर सुराज के घर के सामने आकर रुका। बोलेरो की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि गाड़ी कई साल पुरानी है। राहुल ऐसी ही गाड़ी इसलिए चलाता था क्योंकि वो अक्सर दोस्तों के साथ आसपास के जंगल और पहाड़ी इलाकों में घूमने जाता था। सुराज पहले से ही बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके कंधे पर छोटा सा बैग था जिसमें उसने पानी की बोतल, सिगरेट का पैकेट और एक जैकेट रखी हुई थी। राहुल ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा, चल मुंबई वाले, आज तुझे असली रांची दिखाते हैं। सुराज मुस्कुरा दिया और गाड़ी में बैठ गया। पीछे की सीट पर अंकित और मुकेश पहले से बैठे हुए थे। मुकेश के हाथ में 2 बड़े चिप्स के पैकेट और एक ठंडी ड्रिंक थी। सुराज ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अबे तू पिकनिक मनाने जा रहा है क्या? मुकेश बोला, भाई जंगल में जाने का मतलब है कुछ भी हो सकता है। अगर भूख लगी और कुछ नहीं मिला तो? अंकित हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन वो बाकी तीनों जितना उत्साहित नहीं लग रहा था। असल में अंकित हमेशा से थोड़ा शांत और सोचने वाला लड़का था। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और बोलेरो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। पहले कुछ किलोमीटर तक वे रांची शहर के अंदर ही चल रहे थे। आसपास ट्रैफिक था, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, दुकानों के शटर खुल रहे थे। सुराज खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, यार मुंबई में रहते रहते ये सब भूल गया था। यहां की हवा ही अलग है। राहुल बोला, अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं। असली मजा शहर के बाहर है। करीब 20 मिनट बाद शहर का इलाका धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब सड़क के दोनों तरफ खेत और छोटे गांव दिखाई देने लगे थे। कहीं कहीं किसान खेतों में काम कर रहे थे, कहीं बच्चे सड़क के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। मुकेश ने फोन निकाला और बोला, सेल्फी लेते हैं, बाद में दिखाएंगे कि हम जंगल एक्सप्लोर करने गए थे। चारों ने हंसते हुए एक फोटो खींची, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़क और सुनसान होती गई। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद सामने दूर दूर तक फैला हुआ घना जंगल दिखाई देने लगा। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आपस में मिलकर ऊपर एक छत जैसी बना रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, बस यही है वो इलाका। सुराज ने ध्यान से बाहर देखा। सड़क अब पतली हो चुकी थी और दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। हवा में मिट्टी और पत्तों की मिलीजुली खुशबू थी। गाड़ी जैसे ही जंगल के अंदर दाखिल हुई, माहौल तुरंत बदल गया। अब सड़क पर बहुत कम गाड़ियां दिखाई दे रही थी। कभी कभी ही कोई बाइक या ट्रैक्टर सामने से निकलता था। बाकी चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और दूर दूर तक फैला सन्नाटा था। कुछ देर तक गाड़ी के अंदर कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों के नीचे बजरी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक मुकेश बोला, यार यहां नेटवर्क नहीं आ रहा। राहुल ने भी फोन देखा। सच में सिग्नल गायब था। सुराज ने मजाक में कहा, अच्छा है, अब कोई कॉल नहीं आएगा। अंकित खिड़की से बाहर देख रहा था। जंगल बहुत घना होता जा रहा था। कुछ जगहों पर पेड़ इतने करीब थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। अंकित को अचानक अजीब सा महसूस हुआ, जैसे जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। आमतौर पर जंगल में पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन यहां लगभग पूरी खामोशी थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा? राहुल ने पूछा। क्या? अंकित बोला, इतना बड़ा जंगल है लेकिन पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही। राहुल ने ध्यान से सुना। सच में आसपास लगभग खामोशी थी। मुकेश बोला, तू ज्यादा सोच रहा है। राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया।
ये गांव काफी पुराना लग रहा था। मिट्टी के घर, टिन की छतें और कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे हुए थे। राहुल ने गाड़ी धीरे की। चलो किसी से पूछ लेते हैं कि यहां वो देसी शराब कहां मिलती है। चारों गाड़ी से उतरकर एक बुजुर्ग आदमी के पास गए जो चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। राहुल ने विनम्रता से पूछा, नमस्ते बाबा, यहां आसपास कहीं देसी शराब मिलती है क्या? बुजुर्ग आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाकर चारों को देखा। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थी। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले उन्हें देखता रहा। फिर उसने पूछा, कहां से आए हो? राहुल बोला, रांची से। बुजुर्ग ने बीड़ी का लंबा कश लिया और फिर धीरे से कहा, शहर के लड़के हो, इसलिए पूछ रहा हूं, किसने बताया तुम्हें यहां शराब के बारे में? सुराज बोला, बस सुना था कि यहां जंगल के अंदर बहुत अच्छी देसी शराब मिलती है। बुजुर्ग कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने जंगल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, जंगल में बहुत सी चीजें मिलती हैं, लेकिन हर चीज इंसान के लिए नहीं होती। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। मुकेश ने हल्का सा हंसते हुए कहा, बाबा हम बस थोड़ा घूमने आए हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। फिर बहुत शांत आवाज में बोला, अगर जंगल के अंदर कोई अकेली झोपड़ी दिखाई दे तो वहां मत जाना। राहुल ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बीड़ी का बचा हुआ टुकड़ा जमीन पर फेंका और धीरे से कहा, कभी कभी रात में जंगल में ऐसी चीजें दिखती हैं जो सुबह तक रहती नहीं। अब चारों दोस्त सच में थोड़ा असमंजस में पड़ गए थे, लेकिन सुराज ने हल्के अंदाज में कहा, ठीक है बाबा, ध्यान रखेंगे। चारों वापस गाड़ी में बैठ गए। राहुल ने बोलेरो स्टार्ट की और गाड़ी फिर से जंगल की सड़क पर चलने लगी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कुछ ही देर बाद घने पेड़ों के बीच दूर कहीं टिन की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो झोपड़ी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच अकेली खड़ी हो। सुराज ने आगे झुककर कहा, राहुल, वो देख। राहुल ने भी ध्यान से देखा। मुकेश मुस्कुरा दिया। लगता है हमारी मंजिल मिल गई, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस झोपड़ी के अंदर बैठी एक बूढ़ी औरत पिछले कई सालों से ठीक इसी तरह किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। बोलेरो की रफ्तार अब बहुत धीमी हो गई थी। सड़क पतली थी और जगह जगह टूटी हुई भी। राहुल सावधानी से गाड़ी चला रहा था क्योंकि जंगल का रास्ता साफ नहीं था। कहीं कहीं सूखे पत्ते सड़क पर ऐसे बिखरे थे जैसे लंबे समय से यहां से कोई गुजरा ही न हो। सुराज सामने की तरफ झुककर देख रहा था। दूर पेड़ों के बीच जो छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी, अब वो धीरे धीरे साफ नजर आने लगी थी। टिन की जंग लगी छत, मिट्टी की दीवारें और सामने एक छोटा सा टूटा हुआ बरामदा। झोपड़ी के आसपास कोई और घर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह पूरे जंगल से अलग थलग पड़ी हो। मुकेश ने उत्साहित होकर कहा, भाई लगता है यही मिलेगी हमारी देसी दारू। राहुल ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। इंजन बंद होते ही अचानक चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैल गया। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ दूर कहीं हवा से हिलते पत्तों की आवाज आ रही थी। अंकित धीरे से बोला, यार, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? सुराज हंस पड़ा, जंगल है भाई, होटल थोड़ी है। चारों गाड़ी से उतर गए। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत थी। जब वे चलते तो पत्तों के टूटने की हल्की आवाज आती। जैसे जैसे वे झोपड़ी के पास पहुंच रहे थे, अंकित का मन और ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे बार बार वही बुजुर्ग आदमी की बात याद आ रही थी। अगर जंगल में कोई अकेली झोपड़ी दिखाई दे तो वहां मत जाना। लेकिन अब वे लगभग झोपड़ी के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी धुएं की गंध आ रही थी, जैसे कोई अंदर चूल्हा जला रहा हो। राहुल ने धीरे से आवाज लगाई, कोई है अंदर? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से खांसने की हल्की आवाज सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे और खुला और अंदर से एक बहुत बूढ़ी औरत बाहर आई। चारों दोस्त एक पल के लिए चुप रह गए। बुढ़िया की उम्र शायद 70 साल से भी ज्यादा लग रही थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और उलझे हुए थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें गहरी थी और किसी वजह से अजीब तरह से चमक रही थी।
उसने चारों लड़कों को ध्यान से देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, कौन हो तुम लोग? राहुल ने विनम्रता से कहा, हम लोग शहर से आए हैं घूमने। बुढ़िया कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर उसने पूछा, जंगल में घूमने? मुकेश जल्दी से बोल पड़ा, सुना था यहां देसी शराब मिलती है, इसलिए सोचा ट्राई करें। बुढ़िया के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। उसने धीरे से कहा, मिल जाएगी। उसने झोपड़ी के अंदर की तरफ इशारा किया, अंदर आओ। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए और झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर का कमरा छोटा था, मिट्टी की दीवारें, कोने में पुराना चूल्हा और बीच में एक लकड़ी की मेज। मेज पर कुछ मिट्टी के गिलास रखे हुए थे। कमरे में हल्की सी खमीर और शराब की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। बुढ़िया धीरे धीरे चलकर मेज के पास गई। उसने एक पुराने मटके का ढक्कन खोला। अंदर से तेज गंध आई। यही है, उसने कहा। मुकेश ने उत्साह से पूछा, कितने पैसे लगेंगे? बुढ़िया ने सिर हिलाया, पैसे नहीं चाहिए। चारों दोस्त थोड़ा हैरान हुए। सूरज बोला, फिर? बुढ़िया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेहमान हो, जंगल में आए हो, मेहमान से पैसे नहीं लेते। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। बुढ़िया ने मिट्टी के 4 गिलासों में शराब भर दी। शराब का रंग हल्का भूरा था और उसकी गंध बहुत तेज थी। सूरज ने गिलास उठाया, चलो, रांची के जंगल के नाम। चारों ने गिलास टकराए और एक घूंट लिया। शराब का स्वाद सच में अलग था, काफी तेज, लेकिन अजीब तरह से गर्माहट देने वाला। मुकेश बोला, भाई, ये तो सच में कमाल की है। बुढ़िया उन्हें चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें एक एक करके चारों के चेहरों पर टिक रही थी। अंकित ने अचानक महसूस किया कि बुढ़िया की नजर थोड़ी ज्यादा देर तक उसी पर टिकी हुई है। उसे अचानक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने धीरे से गिलास नीचे रख दिया। तभी सूरज बोला, अरे आज तो मजा आ गया। इतनी दूर आए हैं, वापस रात में जाएंगे तो रास्ता भी मुश्किल होगा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया, हां, अगर यहां रुकने की जगह मिल जाए तो बेहतर रहेगा। बुढ़िया अचानक बोली, रुक सकते हो। चारों ने उसकी तरफ देखा। झोपड़ी के पीछे एक खाली कमरा है। उसने कहा, रात हो रही है, जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है। सूरज ने हंसते हुए कहा, बस फिर तय हो गया। लेकिन उस समय उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि जिस झोपड़ी में वे आराम से बैठकर शराब पी रहे थे, वो जगह साधारण नहीं थी। और वो बूढ़ी औरत जो उन्हें इतनी मेहमानवाजी दिखा रही थी, असल में कई सालों से इंसानों के खून की प्यासी थी। उस रात जंगल के बीच उस छोटी सी झोपड़ी में कुछ ऐसा होने वाला था जो चारों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। जंगल में शाम बहुत जल्दी उतर आती है। सूरज अभी पूरी तरह ढला भी नहीं था, लेकिन झोपड़ी के आसपास का इलाका पहले ही अंधेरे में डूबने लगा था। घने पेड़ों की वजह से रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। झोपड़ी के अंदर चारों दोस्त लकड़ी की मेज के आसपास बैठे हुए थे। मिट्टी के गिलासों में भरी हुई देसी शराब की तेज गंध कमरे में फैल चुकी थी। सूरज और मुकेश अब तक 2-2 गिलास पी चुके थे और उनका मूड काफी हल्का हो चुका था। मुकेश ने हंसते हुए कहा, भाई, मानना पड़ेगा, इतनी बढ़िया देसी शराब मैंने पहले कभी नहीं पी। सूरज ने गिलास मेज पर रखते हुए कहा, मुंबई में भी ऐसी चीज नहीं मिलती। राहुल भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंकित चुप था। वो बार बार कमरे के कोने की तरफ देख रहा था जहां बुढ़िया चूल्हे के पास बैठी हुई थी। वो चुपचाप लकड़ी के टुकड़ों को आग में डाल रही थी। अंकित को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बुढ़िया उन्हें नहीं, बल्कि किसी और नजर से देख रही हो। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अचानक बाहर से तेज हवा का झोंका आया। झोपड़ी की टिन की छत हल्के से खड़खड़ाने लगी। मुकेश ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर अब लगभग पूरा अंधेरा हो चुका था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थी। मुकेश ने हंसते हुए कहा, भाई, अगर अभी कोई भूत निकल आया ना, तो मैं सबसे पहले भागूंगा। सूरज जोर से हंस पड़ा, अबे तू तो दिन में भी डर जाता है। राहुल ने घड़ी देखी, करीब 7:30 बज चुके थे।
उसने बुढ़िया से पूछा, मां जी, यहां आसपास कोई गांव है क्या? बुढ़िया ने धीरे से सिर हिलाया। गांव बहुत दूर है, रात में रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। सूरज बोला, तो आज यही रुक जाते हैं। बुढ़िया ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, पीछे वाला कमरा खाली है, वहां सो जाओ। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उस आवाज में कुछ ठंडा सा था, जैसे उसमें कोई भावना ही न हो। कुछ देर बाद चारों दोस्त झोपड़ी के पीछे बने छोटे से कमरे में चले गए। कमरा छोटा था, मिट्टी की दीवारें, एक कोने में पुरानी चारपाई और जमीन पर बिछी हुई कुछ चटाइयां। मुकेश जमीन पर बैठते हुए बोला, भाई एडवेंचर ट्रिप में इतना तो चलता है। सूरज ने हंसते हुए कहा, कम से कम मुफ्त की शराब तो मिल रही है। राहुल ने मोबाइल निकाला, अब भी नेटवर्क नहीं है। अंकित खिड़की के पास खड़ा था, वो बाहर अंधेरे में देख रहा था। जंगल पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि उसे अपना दिल धड़कने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही है, सूखे पत्तों पर हल्के हल्के कदम। अंकित तुरंत चौकन्ना हो गया। राहुल, सुनो। सब चुप हो गए। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर वही आवाज, चर चर, जैसे कोई झोपड़ी के बाहर धीरे धीरे घूम रहा हो। मुकेश ने घबराकर कहा, कोई जानवर होगा। राहुल ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक बाहर से हल्की सी हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। चारों दोस्त एकदम जम गए। वो हंसी किसी आदमी की नहीं थी, वो एक बूढ़ी औरत की हंसी थी। मुकेश फुसफुसाया, ये मांझी की आवाज है क्या? राहुल बोला, वो तो सामने वाले कमरे में थी। सूरज उठकर दरवाजे तक गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर पूरा अंधेरा था और झोपड़ी के सामने वाले हिस्से से हल्की आग की रोशनी आ रही थी। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाकी तीनों भी उसके पीछे आ गए। वे सामने वाले कमरे में पहुंचे, लेकिन अंदर पहुंचकर चारों एकदम रुक गए। कमरे में चूल्हा जल रहा था, लेकिन बुढ़िया वहां नहीं थी। सूरज ने इधर उधर देखा, मांझी, कोई जवाब नहीं। अचानक अंकित की नजर फर्श पर पड़ी। मिट्टी की जमीन पर कुछ गहरे लाल रंग के धब्बे थे, जैसे कोई तरल चीज गिरकर सूख गई हो। अंकित का गला सूख गया। ये क्या है? मुकेश बोला, शायद शराब गिर गई होगी। लेकिन उसी समय झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। चबाने की आवाज। चारों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। अंकित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे पीछे वाले आंगन में पहुंचे, अंकित की नजर अचानक ऊपर उठी, और जो उसने देखा, उसके बाद उसका शरीर डर से जम गया। पेड़ की एक मोटी शाखा पर वो बुढ़िया उल्टी लटकी हुई थी। उसके हाथ और चेहरा खून से सने हुए थे, और वो अपने दांतों से किसी जानवर का कच्चा मांस नोच नोच कर खा रही थी। अचानक उसकी आंखें चारों दोस्तों से मिली, और उसके होंठों पर धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान फैल गई। फिर उसने जीभ से अपने होंठों पर लगा खून चाटा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अच्छा हुआ तुम लोग अभी तक गए नहीं। चारों दोस्तों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि उस पल उन्हें समझ आ गया था कि जिस बुढ़िया के साथ वे इतने आराम से बैठकर शराब पी रहे थे, वो इंसान नहीं थी, वो थी रक्त प्यासी दयान। पेड़ की उस मोटी शाखा पर उल्टी लटकी हुई बुढ़िया को देखकर चारों दोस्तों के शरीर में जैसे सारा खून जम गया। कुछ सेकंड तक कोई हिल भी नहीं पाया। अंधेरे जंगल में बस हल्की आग की रोशनी पड़ रही थी, और उसी रोशनी में बुढ़िया का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके होंठों पर ताजा खून लगा हुआ था। उसके दांत सामान्य इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे, वे असामान्य रूप से लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें गहरी और चमकती हुई थी, और वो पेड़ की शाखा से ऐसे लटकी हुई थी जैसे ये उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। मुकेश के मुंह से अचानक घबराई हुई आवाज निकली, ये क्या है? सूरज धीरे से पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। राहुल ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, पीछे हटो, धीरे। लेकिन उसी पल बुढ़िया ने अचानक एक अजीब सी तेज हंसी हंसी। हे, वो हंसी जंगल में गूंज गई।
अगले ही पल उसने शाखा छोड़ दी। धप, वो जमीन पर ऐसे उतरी जैसे कोई हल्का जानवर कूदकर उतरता है। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। अब वो उनके सामने खड़ी थी। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे लग रहे थे। उसने अपनी जीभ से होठों पर लगा खून चाटा, फिर धीरे धीरे बोली, तुम लोग डर गए क्या? उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें खुरदरी और भारी गूंज थी। अंकित के हाथ पैर कांप रहे थे। राहुल, चलो यहां से। राहुल ने तुरंत सुराज का हाथ पकड़ा। गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, बुढ़िया की आवाज फिर गूंजी, भागकर कहां जाओगे? चारों ने मुड़कर देखा। वो अब उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी थी। इतनी तेजी से वो वहां कैसे पहुंची, किसी को समझ ही नहीं आया। मुकेश लगभग रोने की हालत में था। हाँ, हमें जाने दो। बुढ़िया ने धीरे से सिर टेढ़ा किया, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, इतनी जल्दी? अभी तो मेहमान आए हैं। सुराज ने हिम्मत करके कहा, तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारा खून। अंकित का दिल जोर से धड़कने लगा। बुढ़िया ने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया। बहुत साल हो गए किसी इंसान का ताजा खून पिए हुए। उसकी आंखों में अब पागलपन जैसा चमक थी। राहुल ने तुरंत कहा, भागो। चारों दोस्त एक साथ मुड़े और पूरी ताकत से गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। जंगल में सूखे पत्ते उनके पैरों के नीचे टूट रहे थे। अंधेरे में भागते हुए उन्हें बस बोलेरो की हल्की सी सफेद झलक दिखाई दे रही थी। मुकेश सबसे पीछे था। वो हाफते हुए दौड़ रहा था। अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आया और अगले ही पल मुकेश को लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो जोर से गिर पड़ा। आह! बाकी तीनों तुरंत रुक गए। मुकेश, वे मुड़े और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनका खून सूख गया। बुढ़िया जमीन पर झुकी हुई थी। उसके हाथों ने मुकेश के पैर को मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल चमक रही थी। मुकेश चीख रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ। राहुल ने बिना सोचे पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से बुढ़िया के कंधे पर मारी। धड़ाम! बुढ़िया कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गई। राहुल चिल्लाया, मुकेश उठ। मुकेश तुरंत खड़ा हुआ। चारों फिर से गाड़ी की तरफ भागे। इस बार वे बिना पीछे देखे दौड़ रहे थे। कुछ सेकंड बाद वे बोलेरो तक पहुंच गए। राहुल तुरंत ड्राइविंग सीट पर कूदा। सुराज ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। अंकित और मुकेश पीछे बैठ गए। राहुल ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जल्दी करो, सुराज चिल्लाया। राहुल ने फिर कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। गाड़ी तेज आवाज के साथ आगे बढ़ी। चारों ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही बोलेरो कुछ मीटर आगे बढ़ी, अचानक सामने सड़क के बीचों बीच वही बुढ़िया खड़ी दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सुराज चीख पड़ा, राहुल, ब्रेक! राहुल ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी फिसलती हुई रुक गई। चारों के दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे जैसे सीने से बाहर निकल आएंगे। बुढ़िया धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और उसकी आवाज फिर सुनाई दी, आज कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। जंगल के उस अंधेरे में चारों दोस्तों को पहली बार सच में महसूस हुआ कि वे एक ऐसी चीज के सामने खड़े हैं जिससे बचना लगभग असंभव था। बोलेरो सड़क के बीचों बीच रुक गई थी। सामने कुछ ही दूरी पर वो बुढ़िया खड़ी थी। घना अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स सीधे उस पर पड़ रही थी और उसी रोशनी में उसका झुका हुआ शरीर, उलझे बाल और खून से सने होंठ साफ दिखाई दे रहे थे। गाड़ी के अंदर चारों दोस्त सांस रोके बैठे थे। मुकेश की हालत सबसे खराब थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, राहुल, गाड़ी घुमा, जल्दी। राहुल ने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ा। उसने जल्दी से गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय सामने खड़ी बुढ़िया ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब हेडलाइट की रोशनी में लाल चमक रही थी। और फिर अचानक वो हंसने लगी। हे। उसकी हंसी इतनी तेज और अजीब थी कि चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
अगले ही पल वो बुढ़िया अचानक गायब हो गई। कहाँ गई? मुकेश चिल्लाया। सुराज ने जल्दी से चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। राहुल ने तुरंत गाड़ी पीछे घुमाई। भागते हैं यहां से। बोलेरो तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी और फिर राहुल ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल की सड़क पर दौड़ने लगी। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में तेजी से पीछे छूट रही थी। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना है। मुकेश ने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं पेड़ों के बीच कुछ तेज गति से दौड़ रहा है। राहुल, वो हमारे पीछे आ रही है। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद उसे सच में एक काली आकृति पेड़ों के बीच दौड़ती हुई दिखाई दी। और वो आकृति इंसान की तरह नहीं दौड़ रही थी। वो चारों हाथ पैरों के सहारे जानवर की तरह भाग रही थी, और उसकी गति गाड़ी के बराबर थी। राहुल के मुंह से निकला, ये क्या है? सुराज चिल्लाया। स्पीड बढ़ा। राहुल ने एक्सीलरेटर और दबा दिया। गाड़ी अब लगभग 70-80 की स्पीड से कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन पीछे मिरर में वो काली आकृति अब भी दिखाई दे रही थी, और धीरे धीरे वह और करीब आती जा रही थी। अंकित की आवाज कांप रही थी, ये इंसान नहीं है। अचानक धड़ाम, गाड़ी की छत पर कुछ जोर से गिरा। चारों एक साथ चीख पड़े। मुकेश लगभग रोने लगा। वो ऊपर है। गाड़ी की छत पर तेज खरोंचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अपने नुकीले नाखूनों से टिन को नोच रहा हो। खरर खरर। सुराज डर से ऊपर देखने लगा, लेकिन अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक विंडशील्ड के ऊपर से 2 लाल आंखें नीचे झांकी, और अगले ही पल वो बुढ़िया सीधे बोनेट पर आ गिरी। धड़ाम। उसका चेहरा कांच के बिल्कुल सामने था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके दांत बाहर निकले हुए थे, और वो कांच पर हाथ मारते हुए पागलों की तरह हंस रही थी। हे। मुकेश चीख पड़ा। राहुल, कुछ करो। राहुल ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी जोर से दाईं तरफ मुड़ी। बुढ़िया संतुलन खो बैठी, और अगले ही पल वो बोनेट से फिसलकर सड़क पर गिर गई। राहुल ने बिना रुके गाड़ी आगे दौड़ा दी। कुछ सेकंड तक चारों चुप बैठे रहे। सबकी सांसें तेज चल रही थी। मुकेश फुसफुसाया, क्या वो मर गई? राहुल ने सिर हिलाया। ऐसी चीजें इतनी आसानी से नहीं मरती। करीब 5 मिनट बाद गाड़ी थोड़ी खुली सड़क पर पहुंची। जंगल थोड़ा कम घना हो गया था। चारों को लगा कि शायद अब वे खतरे से दूर है, लेकिन उसी समय अंकित ने खिड़की के बाहर देखा, और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। सड़क के किनारे पेड़ों के बीच वही बुढ़िया फिर खड़ी थी। इस बार वो हिल भी नहीं रही थी, बस खामोश खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। और सबसे डरावनी बात, उनकी गाड़ी उससे काफी आगे निकल चुकी थी। फिर भी वो उनसे पहले वहां कैसे पहुंच गई? अंकित की आवाज गले में अटक गई। राहुल, वो। फिर से राहुल ने ब्रेक मारा। चारों ने एक साथ देखा। पेड़ों के बीच खड़ी वो बुढ़िया धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी, और उसकी आवाज फिर गूंजी, जंगल से कोई भाग नहीं सकता। अब चारों दोस्तों को समझ आ चुका था, वे सिर्फ एक भूत से नहीं, बल्कि पूरे जंगल से लड़ रहे थे। सड़क के किनारे खड़ी वो बुढ़िया अब भी उन्हें घूर रही थी। गाड़ी कुछ दूरी पर रुक चुकी थी। चारों दोस्तों के दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि जैसे सीने से बाहर निकल आएंगे। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जंगल फिर से अजीब सन्नाटे में डूब गया था। अचानक राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, हम यहां रुकेंगे तो मर जाएंगे, निकलना होगा। उसने फिर से एक्सीलरेटर दबाया। बोलेरो आगे बढ़ने लगी। इस बार राहुल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस तेजी से गाड़ी चलाता जा रहा था। सड़क अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी। जगह जगह पत्थर और गड्ढे थे। गाड़ी उछलती हुई आगे बढ़ रही थी। मुकेश डर के मारे बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन अब पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद जंगल थोड़ा कम घना होने लगा। दूर कहीं सड़क के किनारे हल्की खुली जगह दिखाई दे रही थी। सुराज ने राहत की सांस ली,
लगता है अब हम निकल आए हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक गाड़ी ने झटका खाया। धड़ धड़, इंजन की आवाज बदल गई। राहुल ने तुरंत गाड़ी धीमी की। ये क्या? अगले ही पल इंजन से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी और फिर ठप, गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। चारों दोस्त एकदम चुप हो गए। मुकेश लगभग रोने लगा। नहीं, अभी नहीं। राहुल ने जल्दी से चाबी घुमाई। टक टक, इंजन ने आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन बिल्कुल शांत था। जंगल के बीचों बीच बोलेरो अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। चारों को अचानक वही सन्नाटा फिर से घेरने लगा। हवा भी जैसे रुक गई थी। अंकित धीरे से बोला, राहुल, जल्दी ठीक करो। राहुल ने बोनट खोलने के लिए दरवाजा खोला। देखता हूं क्या हुआ है। वो बाहर उतरा। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ काला अंधेरा था। सुराज भी बाहर आ गया और मोबाइल की टॉर्च जलाई। राहुल ने बोनट खोला। इंजन से हल्की भाप निकल रही थी। शायद रेडिएटर गर्म हो गया है, उसने कहा। लेकिन तभी जंगल के अंदर से सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। चर चर, तीनों एकदम रुक गए। मुकेश गाड़ी के अंदर ही बैठा कांप रहा था। राहुल, वो फिर आ गई क्या? अंकित ने टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ थे और गहरा अंधेरा। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक कहीं दूर से धीमी हंसी की आवाज आई। हे। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुकेश चिल्लाया, वो है। राहुल ने तुरंत बोन बंद किया। गाड़ी नहीं चल रही, हमें पैदल भागना होगा। सुराज ने घबराकर पूछा, लेकिन किस तरफ? राहुल ने सड़क की दिशा में इशारा किया। बस सीधा भागते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। अंकित ने टॉर्च कसकर पकड़ ली। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अगले ही पल वे सड़क पर दौड़ने लगे। जंगल के बीच अंधेरे में चारों पूरी ताकत से भाग रहे थे। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूट रहे थे। सांसें तेज होती जा रही थी। अचानक मुकेश की आवाज आई, रुको। तीनों रुक गए। क्या हुआ? मुकेश पीछे देख रहा था। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। वो हमारे पीछे। तीनों ने मुड़कर देखा। दूर सड़क पर, गाड़ी के पास, एक काली आकृति खड़ी थी और वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। अंकित की टॉर्च कांप रही थी। सुराज फुसफुसाया, वो ही है। अचानक वो आकृति असामान्य तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगी। राहुल चिल्लाया, भागो। चारों फिर से दौड़ पड़े। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक अंकित ने महसूस किया कि मुकेश की आवाज अब नहीं आ रही। उसने पीछे मुड़कर देखा। मुकेश उनके पीछे नहीं था। राहुल, मुकेश कहाँ है? तीनों रुक गए। सड़क पर अब सिर्फ 3 लोगों के पैरों के निशान थे। मुकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी पल जंगल के अंदर से मुकेश की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, बचाओ। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अब तीनों दोस्तों को समझ आ चुका था, जंगल ने अपना पहला शिकार ले लिया था। मुकेश की चीख पूरे जंगल में गूंजकर अचानक एकदम खामोश हो गई। सड़क पर सिर्फ 3 लोग खड़े थे, राहुल, सुराज और अंकित। तीनों की सांसें तेज चल रही थी। कुछ सेकंड तक किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अंकित की टॉर्च कांप रही थी और उसकी रोशनी सड़क पर इधर उधर हिल रही थी। सुराज ने घबराकर कहा, मुकेश कहाँ गया? राहुल ने पीछे अंधेरे जंगल की तरफ देखा। वहीं से चीख आई थी, लेकिन अब वहां घना सन्नाटा था। जंगल इतना शांत हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक भ्रम था। अंकित की आवाज कांप रही थी, हाँ, हमें वापस जाना चाहिए क्या? सुराज ने तुरंत कहा, पागल हो क्या? वो चीज अभी भी यही कहीं है। लेकिन राहुल चुप था। वो अंधेरे जंगल को घूर रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, अगर हम उसे छोड़कर भाग गए तो शायद वो मर जाएगा। सुराज ने गुस्से में कहा, और अगर हम गए तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन राहुल की आंखों में डर के साथ साथ जिद भी थी। मुकेश हमारा दोस्त है। कुछ पल की चुप्पी के बाद सुराज ने गहरी सांस ली। ठीक है, जल्दी चलते हैं,
और अगर कुछ भी अजीब लगा तो तुरंत भागेंगे। अंकित ने टॉर्च कसकर पकड़ ली। तीनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे सड़क छोड़कर जंगल के अंदर गए, माहौल तुरंत बदल गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत थी और हर कदम के साथ चर चर की आवाज आ रही थी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अंकित की टॉर्च की रोशनी कभी किसी पेड़ पर पड़ती, कभी झाड़ियों पर। हर परछाई उन्हें किसी छिपी हुई चीज जैसी लग रही थी। अचानक सुराज रुक गया। सुनो, तीनों ने ध्यान से सुना। दूर कहीं से हल्की करहाने की आवाज आ रही थी। ओ, ओ, राहुल फुसफुसाया। मुकेश। तीनों आवाज की दिशा में तेजी से बढ़े। करीब 20-30 कदम आगे जाने के बाद टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और उसी पल अंकित की सांस रुक गई। जमीन पर मुकेश पड़ा हुआ था। उसका शरीर मिट्टी और पत्तों से सना हुआ था। वो बेहोश लग रहा था। सुराज तुरंत उसके पास दौड़ा। मुकेश, उठ। राहुल भी झुक गया। मुकेश की सांस चल रही थी, लेकिन उसके गले के पास 2 गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले दांत गड़ा दिए हों। अंकित का गला सूख गया। ये क्या है? तभी अचानक आसपास के पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आने लगी, जैसे कोई चीज पेड़ों के ऊपर से तेजी से चल रही हो। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी पेड़ों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक एक ठंडी आवाज अंधेरे में गूंजी। तुम लोग वापस आ ही गए। तीनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो आवाज उसी बुढ़िया की थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी और डरावनी थी। राहुल धीरे से खड़ा हुआ। कौन हो तुम? अंधेरे में कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी के सामने एक आकृति धीरे धीरे उतरने लगी। वो पेड़ की शाखा से नीचे लटक रही थी। उसके लंबे बाल नीचे हवा में झूल रहे थे, और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, तीनों की रूह कांप गई। वो वही बुढ़िया थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरी, फिर मुस्कुराई। तुम लोग सच में बहादुर हो, जो मेरे जंगल में वापस आ गए। राहुल ने गुस्से में कहा। मुकेश को छोड़ दो। बुढ़िया हंसी। छोड़ दूं? वो तो बस शुरुआत है। फिर उसने अपनी उंगली से जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया। अंकित ने डरते हुए टॉर्च उस दिशा में घुमाई, और जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, तीनों की चीख निकल गई। पेड़ों की शाखाओं से कई कंकाल लटक रहे थे। पुराने, सड़े हुए इंसानों के कंकाल। कुछ के कपड़े अब भी लटके हुए थे और जमीन पर सूखी हड्डियों का ढेर पड़ा था। बुढ़िया की आवाज फिर गूंजी। ये सब मेरे मेहमान थे। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जीभ से खून चाटा। अब तुम्हारी बारी है। तीनों दोस्तों को उसी पल समझ आ गया कि वे सिर्फ एक भूत के सामने नहीं खड़े हैं। वे खड़े थे एक ऐसी रक्त प्यासी दयान के सामने, जिसने सालों से इंसानों का शिकार किया था। पेड़ों से लटकते कंकालों को देखकर तीनों दोस्तों के शरीर में जैसे सारी ताकत खत्म हो गई। टॉर्च की हल्की रोशनी में वे सूखी हड्डियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। कुछ कंकाल इतने पुराने थे कि उनके कपड़े लगभग सड़ चुके थे। जमीन पर भी जगह जगह टूटी हुई हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी। सुराज की आवाज गले में अटक गई। ये सब इंसान है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। हां, जो भी इस जंगल में आया, वो यही रह गया। उसकी आवाज में एक अजीब गर्व था, जैसे वो अपने शिकारों पर गर्व कर रही हो। राहुल ने मुकेश को उठाने की कोशिश की। मुकेश अभी भी आधा बेहोश था। उसकी सांसें कमजोर थी। अंकित डर से कांपते हुए बोला, हाँ, हमें यहां से निकलना होगा। बुढ़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को मुश्किल से छू रहे थे और उसकी आवाज फिर गूंजी। अब कोई नहीं जाएगा। आज बहुत सालों बाद मुझे 4 इंसानों का खून मिलेगा। अचानक राहुल ने जोर से चिल्लाया। भागो! उसने मुकेश को कंधे पर उठाया और अगले ही पल तीनों जंगल के अंदर दौड़ पड़े। पेड़ों की शाखाएं उनके चेहरे से टकरा रही थी।
सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। पीछे से अचानक भयानक चीख सुनाई दी। वो बुढ़िया की आवाज थी और अगले ही पल पेड़ों के ऊपर से तेज सरसराहट आने लगी, जैसे कोई चीज शाखाओं पर उनके साथ साथ दौड़ रही हो। अंकित ने टॉर्च ऊपर घुमाई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बुढ़िया पेड़ों की शाखाओं पर जानवर की तरह दौड़ रही थी। उसकी गति इंसानों से कई गुना तेज थी। सुराज चिल्लाया, वो ऊपर है। राहुल हाफते हुए दौड़ रहा था। उसके कंधे पर मुकेश का वजन था, लेकिन डर ने उसके अंदर अजीब ताकत भर दी थी। कुछ मिनट तक वे लगातार भागते रहे। अचानक सामने पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी दिखाई दी। अंकित चिल्लाया, वो देखो, सामने वही झोपड़ी दिखाई दे रही थी। सुराज हैरान रह गया, लेकिन हम तो यहां से भागे थे। फिर भी उस समय सोचने का वक्त नहीं था। तीनों झोपड़ी की तरफ दौड़े। अंदर घुसते ही उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राहुल ने मुकेश को जमीन पर लिटाया। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ चूल्हे की बुझती हुई राख से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। सुराज हाफते हुए बोला, अब क्या करेंगे? अचानक झोपड़ी के बाहर धीमे कदमों की आवाज आई। ठक ठक। कोई दरवाजे के पास आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बाहर से वही ठंडी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बुढ़िया थी। दरवाजे पर अचानक जोर का वार हुआ। धड़ाम। झोपड़ी की दीवारें हिल गई। अंकित डर से पीछे हट गया। वो अंदर आ जाएगी। राहुल ने जल्दी से कमरे में चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। कमरे के कोने में एक बहुत पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक आधा खुला हुआ था। राहुल ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और कागज रखे थे। अंकित ने जल्दी से एक कागज उठाया। उस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। अंकित ने पढ़ा, जिस दिन ये झोपड़ी पूरी तरह जल जाएगी, उसी दिन ये शाप खत्म होगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुराज की आंखें फैल गई। मतलब, अगर झोपड़ी जला दी तो? तभी बाहर से फिर जोर का वार हुआ। धड़ाम। दरवाजा अब टूटने ही वाला था। बुढ़िया की आवाज फिर गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। राहुल ने तुरंत फैसला लिया। उसने चूल्हे की जलती लकड़ी उठाई और झोपड़ी की सूखी दीवारों पर फेंक दी। सुराज भी समझ गया। उसने भी आग फैला दी। कुछ ही सेकंड में झोपड़ी में आग फैलने लगी। बाहर अचानक बुढ़िया की भयानक चीख गूंजी। नहीं, उसकी आवाज दर्द से भर गई थी, जैसे आग उसे भी जला रही हो। झोपड़ी के अंदर धुआं भरने लगा। राहुल चिल्लाया, अब भागो। तीनों मुकेश को उठाकर पीछे की खिड़की से बाहर कूद गए। जंगल के बीच वे कुछ दूरी तक भागते रहे। पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी अब पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी और उसी आग के बीच उन्हें बुढ़िया की जलती हुई आकृति तड़पती हुई दिखाई दी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी जंगल में फैली, तीनों दोस्त सड़क के पास बैठे हुए थे। मुकेश धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सांस रुक गई। जहां रात को झोपड़ी जल रही थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। न झोपड़ी, न आग के निशान, न राख, बस घना जंगल, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें आज भी समझ नहीं आया, वो झोपड़ी, वो बुढ़िया और वो पूरी रात सच थी या किसी भयानक श्राप का हिस्सा।